सिटीजन आईएएस मंथली मैगजीन जो है अगस्त की, उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हम आईआर का सेकंड टॉपिक देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, तो वो है भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022, इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 अधिनियमित किया गया। तो अभी अभी जो ये एक्ट है, ठीक है, ये लाया गया, इंडियन अंटार्कटिक एक्ट, भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 के बारे में। इस कानून का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित एवं संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। यह कानून अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। तो देखिए, इंडियन जो है उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक भारतीय अंटार्कटिक कानून लाया गया 2022। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, अंटार्कटिक का जो भी पर्यावरण है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी इकोसिस्टम है, उसकी रक्षा करनी है। वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, वहाँ पर जो आइज़ है, अगर वो पिघल जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। जो मतलब ओशन लेवल बढ़ेगा और जो क्या बोलते हैं कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, वो डूबेंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक तरीके से उसके पर्यावरण इकोसिस्टम की रक्षा के लिए एक उपाय है। और देखिए, इस पे क्या है, जो अंटार्कटिक है उस पर क्या है, बहुत सारे कानून और संधियाँ हैं। जैसे अंटार्कटिक संधि है, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन है, या अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल है। उसको ये प्रभावी बनाने का एक प्रयास है ये कानून। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बिना परमिट या प्रोटोकॉल के से संबंधित किसी अन्य पार्टी की लिखित अनुमति के बिना अंटार्कटिका के लिए किसी भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ निश्चित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करना। देखिए, अगर परमिट नहीं है या फिर जो भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी पार्टी है उनकी अनुमति नहीं है लिखित, तो मतलब तो क्या है, जो भी कोई भी भारतीय अभियान नहीं किया जाएगा अंटार्कटिका के लिए, या फिर कुछ क्रियाकलाप है उनको बैन करा जाएगा। अंटार्कटिका की प्राकृतिक अवस्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले खनन, ड्रेजिंग और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। अब देखिए, जो अंटार्कटिका है वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन अगर उनको निकालने की कोशिश की जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान इन्वायरमेंट को होगा। तो ऐसी कुछ मतलब जो भी उसकी प्राकृतिक अवस्थिति है उसके अगर समक्ष कोई खतरा हो रहा है, जैसे कि खनन, माइनिंग हो रही है, ड्रेजिंग या अन्य गतिविधि है, उसको बैन करना। अंटार्कटिक संधि और संबंधित कन्वेंशन के तहत निर्धारित भारत के दायित्वों को पूरा करना। तो जो अंटार्कटिक संधि है, ठीक है, या कन्वेंशन है उस रिलेटेड, उसके जो भी इंडिया के जो दायित्व हैं वो पूरे करना। अंटार्कटिक क्षेत्र में लगातार बढ़ते पर्यटन के प्रबंधन एवं अंटार्कटिक महासागर में मत्स्य संसाधनों के सतत विकास में भारत की रुचि और सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना। देखिए, वहाँ पे पर्यटन बढ़ रहा है, और तो क्या है, उसको मैनेज करना, मतलब बहुत ज़्यादा पर्यटन भी वहाँ के लिए खतरनाक है। और जो मतलब फिशिंग होती है उधर, ठीक है, वो भी मतलब इतनी ज़्यादा ना हो कि नुकसान पहुँचे। तो इसके लिए तो क्या है, भारत की रुचि और सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना है। ध्रुवीय क्षेत्रों के गवर्नेंस और प्रबंधन में भारत की कुशलता, विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। इससे वैज्ञानिक और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन प्राप्त होगा। जो भी ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, जो हमारा ऊपर होता है नॉर्थ पोल में आर्कटिक क्षेत्र और नीचे है अंटार्कटिक, ठीक है। तो जो भी ध्रुवीय क्षेत्र है उनमें जो गवर्नेंस और जो मैनेजमेंट करना होता है उसमें भारत की कुशलता दिखाना, ठीक है, कि हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत को सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रमों के कुशल और ऐच्छिक संचालन के लिए एक सुस्थापित कानूनी तंत्र बनाना। तो जो भी देखिए, यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर रिसर्च होती है इन क्षेत्रों में, कोई रहता नहीं है क्योंकि आइज़ है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन क्या है, रिसर्च होती है। तो जितने भी भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम होते हैं उनका कुशल और ऐच्छिक संचालन करना, उन्हें अच्छे से चलाना, चलाने के लिए क्या है, एक कानूनी तंत्र बनाना। इस कानून के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, कानून किन पर लागू होगा। अब ये बात है, ये कानून बनाया जो है वो किस पर लागू होगा। इस कानून के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे। किसी भी भारतीय विदेशी नागरिक, कोई भारतीय नागरिक है, विदेशी नागरिक है, उस पर भारत के प्रभावी किसी कानून के तहत निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था। अगर भारत की कोई संस्था है, ठीक है, उसके कानून के तहत कोई संस्था है, तो उस पर भारत में पंजीकृत या अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान में शामिल किसी भी पोत या विमान पर। तो इंडिया में कोई रजिस्टर्ड विमान है, ठीक है, या अंटार्कटिक के लिए भारतीय कोई अभियान है जो वहाँ भेजा गया है, उसमें शामिल कोई भी जो
मतलब कोई भी विमान है या शिप है उन पर, ठीक है। केंद्र सरकार अंटार्कटिका गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति भी स्थापित करेगी। तो देखिए वहाँ की गवर्नेंस के लिए, ठीक है, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक समिति भी बनाएगी केंद्र सरकार। इसमें 10 सदस्य और 2 विशेषज्ञ होंगे। तो इसमें 10 मेंबर होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे। यह समिति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। तो ये किसकी अध्यक्षता में होगी? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता में। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है: विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति देना, उसे निलंबित करना या रद्द करना। तो ये जो समिति है क्या करेगी? अगर मान लो कोई वहाँ कुछ करना चाहता है तो उसकी अनुमति देगी या निलंबित या रद्द करेगी उस बात को। अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जन मानकों और नियमों की निगरानी करना, साथ ही उनका कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना। अब देखिए एक मैं अलग से चीज़ बता रही हूँ कि जैसे कि अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप उनको अपनी राइटिंग में लाइए। जैसे कभी कभी सब कहते हैं हम अच्छा आंसर नहीं लिख पाते, तो इन कीवर्ड्स को आप राइटिंग में, जैसे कार्यान्वयन, अनुपालन, ठीक है, इन वर्ड्स को आप सुनिश्चित, मतलब आपको अगर आपको इनको लिखने की आदत नहीं है तो आप धीरे धीरे एक एक वर्ड करके अपने आंसर राइटिंग में लाइए, तो इससे आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अंटार्कटिक में जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी सुरक्षा हेतु जो भी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानून है और उत्सर्जन मानक है, मतलब इसकी रक्षा के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी मतलब उत्सर्जन मानक है कि इतना ही एमिशन कर सकते हैं, या जो भी नियम है उनकी निगरानी करेगी ये समिति, ठीक है, और उनका कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करेगी। अंटार्कटिका में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अन्य पक्षकारों से शुल्क और प्रभार पर वार्ता करना, ठीक है, सॉरी, विभिन्न। तो अंटार्कटिका में जो भी विभिन्न गतिविधि होती है उसके लिए अन्य पक्षकारों से शुल्क और प्रभार पर वार्ता करना, मतलब कि जो गतिविधि होती है उन पर क्या फीस है, क्या है, ये सब, ठीक है। तो जो अन्य पार्टीज हैं उनसे बात करना उसके लिए। अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन योजना आदि की स्थापना करना, जो भी मतलब वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसकी उस पर देखना, ठीक है, उसका मैनेजमेंट देखना, उसके लिए योजना बनाना। अब देखिए अंटार्कटिक संधि जो है उसके बारे में। इस संधि पर वर्ष 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये 12 प्रारंभिक सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के पश्चात वर्ष 1961 में लागू की गई। तो जो अंटार्कटिक संधि है, ठीक है, इस पर 1951 में साइन किए गए। यह उसमें क्या थे, 12 स्टार्टिंग में सदस्य थे, ठीक है, तो उनके समर्थन के द्वारा 1961 में ये लागू हुई। तो 1959 में इस पर हस्ताक्षर हुए, 1961 में लागू हुई। जो पहले 12 देश थे वो थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीकी संघ, यूएसएसआर, अब रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 12 देश थे। वर्तमान में 54 देशों ने संधि पर को स्वीकार किया। अब इसमें 54 कंट्रीज़ हैं। भारत वर्ष 1983 में इस संधि में शामिल हुआ था और जल्दी उसे सलाहकार का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इंडिया इसमें कब शामिल हुआ? 1983 में। इंडिया जो इसमें है 1983 में शामिल हुआ, ठीक है, उसे सलाहकार का दर्जा मिला तब। इस संधि के उद्देश्य थे, जो अंटार्कटिक संधि थी, ठीक है, उसके क्या उद्देश्य थे? उसके थे अंटार्कटिक को विसैन्यीकृत करना, इससे अचित परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान से मुक्त होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत वनरेबल क्षेत्र है, मतलब जैसे कि यहाँ कोई आइस जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो देश क्या अपना अपना उस पर कब्जा चाहते थे, तो यहाँ को मतलब यहाँ पे सेना नहीं होगी, विसैन्यीकृत करना था इस क्षेत्र को। कोई भी परमाणु परीक्षण या फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट से इसको बचाना था। इसे शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना। देखिए यहाँ पर रिसर्च की जा सकती है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इस क्षेत्र पर अधिकार से जुड़े विवादों को समाप्त करना। अब सब अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे, तो उससे जुड़े जो विवाद थे उसको समाप्त करना। यह संधि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कवर करती है। तो मैंने आपको बताया साउथ में अंटार्कटिका, तो जो 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है के दक्षिण में स्थित जो भी क्षेत्र है उसको कवर करती है। 60 डिग्री साउथ के बाद जितना भी क्षेत्र है उसको कवर करती है। इस संधि के पक्षकारों ने 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी वार्ता की। यह समझौते अंटार्कटिका से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अंटार्कटिक संधि प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो जो भी देश थे उन्होंने क्या है, 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बात की, ठीक है, मतलब 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के। ये समझौते जो है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका में जो भी गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करते हैं,
ठीक है, जिनको हम ग्रुप मतलब अगर ग्रुप में देखें तो इन्हें अंटार्कटिक संधि प्रणाली बोला जाता है। तो कौन कौन से इन्होंने समझौते किए? अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972, ठीक है, जो वहाँ पर सील होती है उनके संरक्षण के लिए और कन्वेंशन। अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन CCAMLR जो है 1980 में हुआ, ठीक है। वर्ष 1985 में भारत द्वारा अनुसमर्थित। तो 1980 में ये हुआ और 1985 में भारत इसमें शामिल हुआ। तो ये क्या है, जहाँ पे जितने समुद्री जीव है उनका संरक्षण पर कन्वेंशन है। अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल ट्रीटी मैड्रिड प्रोटोकॉल 1981। भारत इसमें वर्ष 1998 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो वो जहाँ जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके संरक्षण पर एक प्रोटोकॉल है जिसको हम मैड्रिड प्रोटोकॉल बोलते हैं 1991 का, ठीक है। इंडिया इसमें 1998 में शामिल साइन करे उसने, ठीक है। तो कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील, फुल फॉर्म जो भी मैंने आपको बताया उसका, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक। अब देखिए परमिट प्रणाली। परमिट प्रणाली क्या है? देखिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए समिति द्वारा दिया गया परमिट या भारत के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में शामिल अन्य पक्षकारों से लिखित अनुमति जरूरी होगी, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप वहाँ पे कुछ काम करना चाहते हैं तो समिति क्या है, परमिट देगी, या भारत के अतिरिक्त कोई भी जो प्रोटोकॉल में अन्य पार्टीज हैं उनसे लिखित अनुमति चाहिए होगी। कौन से कामों के लिए? तो इन गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है: अंटार्कटिक में प्रवेश करना और वहाँ ठहरना। अगर आप अंटार्कटिक में जाना चाहते हो और रहना चाहते हैं तो आपको परमिट लेना होगा। खनिज संसाधनों से जुड़ी गतिविधियां संपन्न करना। अगर जो भी वहाँ के मिनरल रिसोर्स हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको करना है। अगर ऐसे जानवरों, पौधों या सूक्ष्म जीवों को अंटार्कटिक में ले जाना जो वहाँ के लिए स्थानीय नहीं है। तो देखिए, अगर आप कोई ऐसे जीव ले जा रहा है जो वहाँ के लिए स्थानीय नहीं है तो वो या तो उसको नुकसान हो सकता है या वहाँ के क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए परमिट लेना होगा। अंटार्कटिका से जैविक नमूने या किसी अन्य नमूने को हटाना, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई जैविक नमूना है, कुछ भी है, उसको वहाँ से हटाना। अंटार्कटिक के विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करना, ठीक है। देखिए, वहाँ पर भी क्या है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है या समुद्री संरक्षित क्षेत्र है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अंटार्कटिक या समुद्र में अपशिष्ट को छोड़ना, इन सब के लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। इस कानून के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां, तो कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं? परमाणु विस्फोट करना और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान करना। तो परमाणु विस्फोट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान करना, ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। नॉन स्टेराइल मृदा को इस क्षेत्र में लाना, ठीक है, अगर नॉन स्टेराइल मृदा आप इस क्षेत्र में लाते हैं तो वो प्रतिबंधित है। विनिर्दिष्ट पदार्थों उत्पादों को इस क्षेत्र में लाना। अंटार्कटिका में समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक अपशिष्ट, प्लास्टिक, अन्य पदार्थों का निपटान करना। मतलब आप यहाँ पे वैसे बताओ, कोई भी कचरा वचरा नहीं छोड़ सकते हैं, सिंपल चीज़, ठीक है। किसी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक के किसी हिस्से को क्षति पहुंचाना, नष्ट करना, हटाना। कोई अगर ऐतिहासिक स्थल है तो उसको क्षति पहुंचाना इस प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा प्राप्त की गई किसी भी चीज़ पर कब्जा करना या उसकी बिक्री करना या बिक्री के लिए प्रस्तुत करना, उसका व्यापार, परिवहन, स्थानांतरण करना, किसी अन्य को भेजना, ठीक है। जो भी देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो इन प्रावधानों के मतलब का उल्लंघन करती है, मान लीजिए वहाँ का कोई जानवर या कुछ, उसका मतलब कोई भी चीज़ उस पर कब्जा करना, बिक्री करना, ये सब प्रतिबंधित है। देखिए, नॉन स्टेराइल मृदा क्या होती है? जैसे कि वैसी मृदा जिसमें से जर्म्स वगैरह नहीं हटाए गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसको नॉन स्टेराइल मृदा कहेंगे। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अंटार्कटिक फंड नामक एक कोष का गठन करना। इसका उपयोग अंटार्कटिक से जुड़े शोध कार्यों की बेहतरी और अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाएगा। तो एक अंटार्कटिक फंड बनाया जाएगा इसके तहत, ठीक है। इसका यूज़ किया जाएगा जो भी रिसर्च काम होते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक की बेहतरी के लिए या उसके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसमें यूज़ होगा। इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट करने पर 20 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। तो क्या है कि अगर आप इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो आपको मतलब काफ़ी इसमें दंड कठोर है, जैसे कि परमाणु विस्फोट करने पर 20 वर्ष के कारावास
तक हो सकता है। दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए पदनामित न्यायालय, केंद्र सरकार एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को पदनामित न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का निर्धारण भी कर सकती है। तो ठीक है, तो ये है कि केंद्र सरकार क्या है, एक से अधिक जो सत्र न्यायालय है उनको नामित कर सकती है। ठीक है, वो उस पर सुनवाई करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, अंटार्कटिक में व्यावसायिक मत्स्यन के लिए विशेष अनुमति देना। अगर वहाँ पे फिशिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है, उसके लिए विशेष अनुमति, तो इसके लिए विशेष अनुमति लेनी हुई। केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षक के रूप में नामित एक अधिकारी भारत में निरीक्षण करेगा। साथ ही अंटार्कटिका में निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। तो देखिए, केंद्र सरकार क्या है, एक अधिकारी को जो भारत में निरीक्षण करेगा इन सब चीज़ों का, और एक निरीक्षण दल वहाँ पे अंटार्कटिका में गठित किया जाएगा, के लिए मतलब गठित किया जाएगा। अब अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सुदूर दक्षिणी और शुष्कतम सतत तेज पवनों के प्रभाव वाला विंडीएस्ट शीतलतम और सर्वाधिक हिमाच्छादित महाद्वीप है। तो देखिए, दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप, आइलैंड है, सॉरी आइलैंड कह रही हूँ, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, महाद्वीप है 5वां बड़ा, साउथ में है एकदम। ठीक है, साउथ पोल में, शुष्कतम ड्राई है। ठीक है, सतत तेज पवनों का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पवनों का प्रभाव होता है, खूब ठंडा है, और क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है। ये कोई देश नहीं है और ना ही इसकी कोई सरकार है, यहाँ कोई स्थानीय आबादी भी नहीं है। इसके बावजूद इस पूरे महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षण, साइंटिफिक प्रिजर्व क्षेत्र के रूप में अलग रखा गया है। तो देखिए, ये ना कोई कंट्री है, ना यहाँ कोई गवर्नमेंट है, ना यहाँ पे कोई रहता है। लेकिन इस यहाँ पर क्या है, आप ये क्या है, साइंटिफिक प्रिजर्व क्षेत्र है, मतलब इसको प्रिजर्व करके रखने वाला क्षेत्र है। मतलब साइंटिफिक प्रिजर्व क्षेत्र के रूप में इसे अलग रखा गया है, मतलब इसका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, इस महाद्वीप के केवल 2% हिस्से पर बर्फ नहीं है। इससे कठिन परिस्थितियों को सहने में सक्षम जानवरों और पौधों के लिए एक छोटा स्थान ही प्राप्त हो पाता है। देखिए, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन सिर्फ 2% क्षेत्र पर बर्फ नहीं है। तो मतलब जो भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद क्या है कि कुछ जो जानवर जिनको सह सकते हैं, पौधे, उनको बहुत कम स्थान मिलता है। या पृथ्वी के कुल हिम का 90% और ताजे जल का 70% हिस्सा पाया जाता है। तो पृथ्वी पर टोटल जितनी बर्फ़ है उसका 90% और जो फ्रेश वाटर उसका 70% यहाँ पाया जाता है। तो अब समझिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर जो है अंटार्कटिक, उसका मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, ये रोन आइस शेल्फ है, रोज आइस शेल्फ है, साउथ पोल पे है, ये साउथ मैग्नेटिक पोल है नीचे। ठीक है, इंडियन ओशन है, एक साइड में अटलांटिक ओशन है, नीचे पैसिफिक ओशन है। ठीक, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अंटार्कटिक के आसपास के महासागर का महत्व। पृथ्वी की समुद्री और वायुमंडलीय प्रणालियों का प्रमुख संचालक। तो अंटार्कटिक के आसपास जो भी मतलब ओशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पृथ्वी की जो समुद्री और वायुमंडलीय प्रणाली है, उसकी प्रमुख संचालन है। ठीक है, मनोरंजनात्मक मूल्य, मतलब मनोरंजन वाली गतिविधि हो सकती है। विश्व के समुद्री जीवों जैसे व्हेल, डॉल्फिन और पेंगुइन का संरक्षण होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला मिलती है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी से दूर परावर्तित कर पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, बर्फ़ से क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। सागरीय खनिजों, तेल और गैस एवं समुद्री जीव, फिन फिश, क्रिल, स्क्विड का समृद्ध स्रोत है। ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए अंटार्कटिक बर्फ का संरक्षण अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भारत और अंटार्कटिका। वर्ष 1981 में भारत के अंटार्कटिक अभियान शुरू होने के बाद से अंटार्कटिक के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। तो क्या है, भारत में इसके लिए कोई 1981 से भारत में मतलब भारत का अंटार्कटिक में अभियान शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। भारत अंटार्कटिक से संबंधित निम्नलिखित का सदस्य है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के प्रबंधकों की परिषद जो है, राष्ट्रीय जो भी अंटार्कटिक कार्यक्रम होते हैं उनके जो प्रबंधकों की परिषद है। ठीक है, इसका भारत सदस्य है। इसमें प्रत्येक राष्ट्रीय अंटार्कटिक संचालन एजेंसियों के प्रमुख शामिल है। जितनी भी वहाँ पे क्या है संचालन एजेंसियाँ हैं, उनके जितने भी प्रमुख हैं वो इसमें शामिल हैं। अंटार्कटिक अनुसंधान पर वैज्ञानिक समिति, ठीक है, इसका भी भारत सदस्य है। ये अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करती है और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहन करती है। ठीक है, जितने भी अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम होते हैं, मतलब कौन कौन से रिसर्च वाले
प्रोग्राम हो रहा है उनको समन्वय करेगी और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगी। भारत के अनुसंधान स्टेशन, तो भारत के कौन कौन से अनुसंधान स्टेशन है? देखिए, एक है शिरमाकर हिल्स, अच्छे से याद रखिए, शिरमाकर हिल्स में मैत्री है, लार्समैन हिल्स में भारती है, ठीक है। तो मैत्री और भारती हमारे अनुसंधान स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1984 में स्थापित पहला भारतीय शोध केंद्र था। पहले यहाँ पे 1984 में दक्षिण गंगोत्री हमारा रिसर्च सेंटर था, अब था मैत्री और भारती। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है। इसके तहत भारत ने अंटार्कटिक में अब तक 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया है, ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में है, उसके द्वारा क्या है, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रमों का प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके तहत अब तक 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान हो चुके हैं। अब देखेंगे हम, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।